नमस्कार। डीडी बिहार के लाइव कार्यक्रम सरोकार में आपका स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं आपसे जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विषयों पर, और आज का हमारा विषय काफ़ी खास है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन और हम पर। इसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं 3 महत्वपूर्ण अतिथि, और इन 3 महत्वपूर्ण मेहमानों से हम आपका परिचय करवा दें। सबसे पहले हमारे बगल में मौजूद हैं मेहता नरेंद्र सिंह, पर्यावरणविद हैं। मेहता नरेंद्र सिंह, काफ़ी लंबा अनुभव रहा है इनका। और ठीक उनके बगल में हैं सुनील नारायण थूल, ये निदेशक हैं मौसम विज्ञान विभाग पटना के। और हमारे अंत में जो मौजूद हैं तीसरे जो हमारे महत्वपूर्ण अतिथि हैं, उनका हम परिचय आपसे करवा दें। प्रोफेसर कुमार प्रवीण भूगोल शास्त्री हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सुनील नारायण जी से कि सुनील नारायण जी, एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है, पूरी दुनिया में इस पर बहस हो रही है कि आखिर ये जो जलवायु परिवर्तन है वो क्यों हो रहा है। एक मौसम विज्ञानी की नज़र से आप बताएं कि जलवायु परिवर्तन है क्या। जलवायु परिवर्तन बेसिकली अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक पर्टिकुलर जगह पे लॉन्ग टर्म में उस जगह का टेम्परेचर और क्लाइमेटोलॉजिकल चेंजेस, इसको हम जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। सो इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं डिफरेंट चेंजेस, जैसे कि हम मौसम विज्ञान विभाग जो पर्टिकुलरली मेजरमेंट करता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, देन विंड स्पीड, विंड डायरेक्शंस, ये सारे जो पैरामीटर्स हम मेजर करते हैं, इन सारे पैरामीटर्स में एक पर्टिकुलर जगह में लॉन्ग रेंज में चेंजेस होना, इसको हम जलवायु परिवर्तन की परिभाषा बोलते हैं। क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम देखें तो, क्या प्रभाव है इसका आज के परिवेश में अगर बात करें? ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछा। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है बेसिकली। अगर किसी भी जगह का अगर ऑन एन एवरेज अगर टेम्परेचर लॉन्ग टर्म में अगर चेंज होता है तो उस जगह का कंप्लीटली क्लाइमेटोलॉजी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। क्लाइमेटोलॉजी में जैसे बारिश टाइम पे ना आना, जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम पटना की ही बात करते हैं या बिहार स्टेट की अगर बात करते हैं तो इस साल आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मानसून काफ़ी लेट आया है। इस लेट आने की वजह मतलब यहाँ पे जो क्लाइमेटोलॉजी चेंजेस हुए हैं, या फिर जो हवा का रुख जो कि सपोर्ट करता है मानसून लाने के लिए, उस हवा के रुख को यहाँ के क्लाइमेटोलॉजी ने सपोर्ट नहीं किया। तो इस तरीके के छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इस जगह का जो क्लाइमेटोलॉजी है वो चेंज हो गया है, जो कि आपके रेगुलर जो इफ़ेक्ट होते हैं क्लाइमेटोलॉजी, या मानसून आना, या फिर समर आना, या फिर विंटर आना, तो उसमें चेंजेस होना, ये होता है जलवायु परिवर्तन। तो मौसम में एक परिवर्तन हो रहा है, मौसम बदल रहा है। आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? कुमार प्रवीण जी, अगर आपसे बात करें, काफ़ी भूगोल का अध्ययन भी आपने किया है, तो किस नज़रिए से देखते हैं और क्या इसका सीधा प्रभाव पड़ता है? अगर हम इसकी बात करें कि भाई कृषि पर, अगर हम देखते हैं कि कृषि का किस तरह से एक परिवर्तन हो रहा है, नदियाँ सूख रही हैं, आप देखें तो जो जल संसाधन हमारे थे वो सिमटते जा रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप और क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है? सर ने जैसा बताया कि जलवायु एक स्थिर एक क्षेत्र में लंबे समय तक एक डाटा कलेक्शन होता है, उसमें एक परिवर्तन, एक सिंपल से भाषा में इसको हम डिफाइन करना चाहेंगे। मेरा बॉडी का टेम्परेचर जो होना चाहिए, उस बॉडी के टेम्परेचर में अगर उतार चढ़ाव होता है तो मुझे बुखार लगता है, समय पर भूख नहीं लगता। तो जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि के कारण खाद्य सुरक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और समय पर बारिश नहीं होना, बहुत सारी फसलें ऐसे हैं कि समय पर बारिश नहीं होगी, उसमें ग्रो नहीं होगा। फिर इसके बाद जो है कि उत्पादन घट जाएगा, उत्पादन जब घटेगा तो फूड सिक्योरिटी डिस्टर्ब होगा। उसके बाद स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य और कृषि ये दोनों संबंधित हैं। आज उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र, उसके बाद जो है कि छिड़काव करते हैं हम लोग कीटनाशी का, उसका डायरेक्ट जो है कि हमारे हेल्थ से प्रभाव पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि क्लाइमेट चेंज का 3J से ज़्यादा जो है कि कनेक्शन है, जल, जमीन और जीवन। इसी संदर्भ में मेरा हेल्थ, हमारे हेल्थ के जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे कंप्लीट जो है कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पहले ये चीज़ें वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ही एक चर्चा का विषय था, लेकिन वर्तमान संदर्भ में क्षेत्र विशेष में भी इसका अब हम लोग प्रभाव देख रहे हैं। जैसे कि 1901 के बाद
2023 यानी 122 साल के बाद फरवरी महीना सबसे गर्म रहा। उसके बाद जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन, ये हमारे लिए हर प्रकार से अगर कहा जाए तो इफेक्टिव है निगेटिव वे में। मेहता जी, आप बताएं कि किस तरह से अभी इन्होंने बताया कि भाई जो है हम एकदम निगेटिव रूप में चला जा रहा है, जिस तरह से पर्यावरण है उसका संतुलन लगातार बिगड़ रहा है और इसका कहीं ना कहीं असर दिखा जा रहा है। तो लगातार हम पेड़ काटते जा रहे हैं, पेड़ों का कटना कितना मानेंगे कि कितना विनाश की ओर ले जा रहा है, किस तरह से पेड़ हम काट रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, खासतौर पर मौसम के परिवर्तन की बात करें, जलवायु परिवर्तन की देखिए, बात आज करें के विषय जो है आप श्रोताओं के बीच हम लोग विमर्श कर रहे हैं, बड़ा गंभीर विषय है। वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन, ये दोनों शब्दावली पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित है, जिससे हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। मैं प्रकृति के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। इस विषय पर कुछ बोलने के पहले एक उसकी चेतावनी कहना मेरा परम धर्म है कि धूप, हवा, पानी पर टिकी है जिंदगानी। धूप, हवा, पानी पर टिकी है जिंदगानी, इसे प्रदूषित करने की मत कर नादानी। अगर किए नादानी जीना मुश्किल होगा और बिना तड़पे मरना भी मुश्किल होगा। चलिए तो ये वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन क्या है, ये व्यवहारिक पक्ष को हम लोग लें यहाँ, तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी का संबंध सूर्य के ताप से कुछ भी नहीं है। सूर्य अपना काम कर रहा है, उसी के बदौलत हम लोग जीवित हैं। गर्मी बढ़ क्यों रही है, उसकी सबसे बड़ा अवधि सवाल क्यों बढ़ रही है, ये कारण और इसका कर्ता कोई दूसरा नहीं है, हम और आप हैं। बता देता हूं कि वातावरण की गर्मी बढ़ रही है, उसका सूर्य से कोई लेना देना नहीं है। हम जो गर्मी उत्सर्जित कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों के द्वारा, जैसे सूर्य की विकिरण आती है तो वो पृथ्वी के ठोस अवयव से परावर्तित होकर के फिर वातावरण में जाता है और वो वातावरण को गर्म करता है, सूर्य से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह से हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या गर्मी उत्सर्जित होती है वो वातावरण को गर्म करता है। तो कहीं इसके अलावे एक और चीज है कि हम जो सुख सुविधा के लिए एसी रखते हैं, आपको बता दूं एसी सामने से ठंडा देता है लेकिन पीछे 48 डिग्री की गर्मी उत्सर्जित करता है और वो गर्मी जो है वातावरण में जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जो हमारा वातावरण है वो काफी गर्म हो रहा है, तापन है। और रही बात जलवायु परिवर्तन की, ये मौसम चक्र का में जो हम हस्तक्षेप करते हैं उसी का परिणाम है। मौसम तो सब दिन परिवर्तित होता रहा है, प्रकृति खुद परिवर्तनशील है। 2 महीना या 3 महीने का जो भी ऋतु की अवधि है तो हो रहा है, लेकिन 3 महीने 2 महीने के बाद 4 महीना 5 महीना क्यों हो रहा है, वो हम उसके कारक हैं।
तो कहीं न कहीं हम इसके कारक हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, व्यवहारिक पक्ष की परिभाषा है। काफ़ी बढ़िया आपने बताया, जो पक्ष आपने बताया है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी। अब हम जानना चाहेंगे सुनील नारायण जी से कि सुनील नारायण जी, इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही कि भाई जो हवा की गुणवत्ता है वो खराब हो गई है, तो ये जो हमारा वायु का सूचकांक है वो किस तरह से इसके जरिए बिगड़ गया है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। नहीं, सर ने, मेहता सर ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। बेसिकली सर ने मैनुअल इंटरवेंशंस, जो ह्यूमन इंटरवेंशंस की बात की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बेसिकली मैनुअल इंटरवेंशंस इन द सेंस कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस की बात अगर हम करते हैं, या फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिलीज़ करते हैं हम लोग ईंधन जलाने पे, उसके बाद में बाकी के जो ग्रीन हाउस गैसेस जिसको बोलते हैं, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है एटमॉस्फेयर में, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इस जलवायु परिवर्तन के लिए। सो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, बेसिकली जैसे कि आपने टच किया कि पोल्यूशन कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं उसके वजह से ये पोल्यूशन के कंटेंट्स इंक्रीज होते हैं। और ये पोल्यूशंस या पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर NO2 या फिर अमोनिया, ये सारे जो कंटेंट्स है, इस कंटेंट्स के आधार पर हम लोग AQI को मेजर करते हैं। और ये AQI की वैल्यू इंडिकेट करती है आपकी कि आपके एटमॉस्फेयर में कितना पोल्यूटेंट अवेलेबल है, वायु गुणवत्ता सूचकांक। हाँ, जिसको हम हिंदी में वायु गुणवत्ता सूचकांक या एयर क्वालिटी इंडेक्स के नाम से जानते हैं। और आपने देखा होगा पटना सिटी में कहीं कहीं आपको कुछ बोर्ड्स या डिस्प्लेस दिखते होंगे जहाँ पे ये वैल्यूज़ इंडिकेट होती है। ये वैल्यूज़ दर्शाती है कि कितना इसमें कॉन्सेंट्रेशन है, तो उस हिसाब से हमें मेजर्स लेने चाहिए। ये बेसिकली इसका डिस्ट्रीब्यूशंस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और IIT कानपुर, इन्होंने 2014 में 1 कलर 1 वैल्यू 1 रिप्रेजेंटेशंस, इसके हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन 6 कैटेगरी में किया था, जो कि 0 to 50, 51 to 100, 101 to 200, 201 to 300, 301 to 400 एंड 401 to 500। इस कैटेगरी में आपको वैल्यूज़ के हिसाब से वहाँ पे पता चलता है कि कितने पोल्यूटेंट वहाँ पे अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो क्या वर्तमान स्थिति दिख रही है वायु सूचकांक की, वायु गुणवत्ता सूचकांक की? फिलहाल अगर हम बिहार की या फिर पटना की ही बात करते हैं, तो पटना, मैं आपको बता दूं कि जैसे IMD, इसके ऊपर में हमारे पास में एक डेडिकेटेड लैब है, EMRC, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इसका फोरकास्टिंग करती है बेसिकली। तो इसमें हम लोग ये सारे जो पोल्यूटेंट्स मैंने आपको बताया, इसका मेजरमेंट किया जाता है और इसके डेटा के बेस के ऊपर में हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ है, अगर हम पटना की बात करते हैं तो पटना ये 10 मेजर पोल्यूटेंट सिटी में कहीं ना कहीं लाई करती है। यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं है, लोग बोलते हैं यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं है, बट चूँकि ये क्यों लाई करती है, ये लाई इसलिए करती है कि यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस इतने ज़्यादा अमाउंट में है, और इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस की वजह से जो पेड़ों की कटाई इतने ज़ोरों पे हो रही है, उसके वजह से ये कहीं ना कहीं मोस्ट पोल्यूटेंट सिटी में लाई करती है। तो बिहार कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये पुअर रेंज में लाई करती है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, जागरूक होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। प्रवीण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जैसे यहाँ बातें हुई कि ग्रीन हाउस गैसें जो हैं, तो ग्रीन हाउस गैसें क्या होती है, हमारे दर्शकों को सरल भाषा में बताएं कि ग्रीन हाउस गैसों की क्या ज़रूरत है और ग्रीन हाउस गैसें कैसे प्रभाव डालती हैं जलवायु परिवर्तन पर। बिल्कुल, बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसको एक व्यवहारिक पक्ष के तरफ पर देखा जाए तो अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद जो है कि एटमॉस्फेयर जब बना, तो CO2 और भी गैस, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी हैं और अपने आप को बैलेंस करती हैं। लेकिन सर ने भी बताया कि बहुत तीव्र गति से जो पेड़ों की कटाई हुई, तो एक तो ये हुआ कि जो प्राकृतिक CO2 है वो तो जो है कि जो आपतित किरण है उनको जो है कि पृथ्वी पर आने दिया, फिर जो है कि प्रवर्तित होने नहीं दिया। लेकिन 1750 ईस्वी के बाद जब तीव्र गति से औद्योगिकीकरण हुआ, उसके बाद जब हमारे यहाँ मानवीय तरीके से CO2 छोड़े जाने लगा, तो एक तो CO2 का मात्रा बढ़ गया, दूसरा CO2 को जो सोखने वाले हमारे वृक्ष थे, जंगल थे, उनको भी काट दिया गया, तो यहाँ पर दोहरी मार पड़ी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ कि टेम्परेचर आया लेकिन जा नहीं पाया और पूरी तरह से वार्म करने लगा। ग्लोबल वार्मिंग का एक सीधा सा जो है कि डिफिनेशन होता है,
विश्व को वार्म करना, मतलब पृथ्वी को गर्म करना। गर्म करना। अब अभी चर्चा हो रही थी गुणवत्ता का, तो मैं एक थोड़ा सा रिपोर्ट बताना चाहूँगा। नवंबर 2023 में यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का एक रिपोर्ट आया कि प्रत्येक वर्ष 2 अरब टन रेतीले पदार्थ के जो छोटे छोटे कण हैं वो वायुमंडल में जा रहे हैं। और इसमें सबसे गंभीर बात यह है कि ये रेतीले कण जो वायुमंडल में जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा अफ्रीका और एशिया महादेश से छोड़े जा रहे हैं। संदर्भ ये रहा कि वैश्विक स्तर पर जितनी भी बैठकें हो रही हैं, चाहे 2011 का डरबन का बैठक हो या 2015 का पेरिस का बैठक हो, बड़े खुशी की बात है कि हमारा देश भारत इसमें काफी गंभीर है, और यहां तक कि मेरा प्रदेश भी और अन्य भी जो है कि प्रदेश। इस संदर्भ में अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को रोकना है तो सिंपल इसका एक ही रास्ता है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा वन लगाना चाहिए। उसके साथ साथ एक चीज और, हम लोगों ने एक देखा कि साफ सफाई के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता अभियान चलाया गया। सभी युवाओं ने, बुजुर्गों ने, सभी जो है कि कम्युनिटी के लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके का बहुत गंभीर मुद्दा पर, क्योंकि जब जल नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगा, तो फिर जीवन नहीं रहेगा, इसलिए एक जागरूकता अभियान फैलाने चलिए, की जल जरूरत नहीं है। रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा। सुनील नारायण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग हो रहा है, तो उसको कैसे हम बदल सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं? क्योंकि जो जीवाश्म ईंधन है, आपने भी बताया कि काफ़ी महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रहती है जलवायु परिवर्तन में, तो कैसे उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, या फिर उसकी जगह पे किस तरह का ईंधन हम प्रयोग कर सकते हैं? जो कि बेसिकली ऐसा है, जीवाश्म ईंधन मतलब कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसका कंजम्पशंस होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी मोनोऑक्साइड या फिर जो कुछ भी पोल्यूटेंट है वो हम वायु में छोड़ते हैं, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं आपकी इंक्रीज हो रही है। तो इसको बढ़ावा न देना, तो इसके लिए आपको बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है या कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है, जैसे कि अभी ईवी मोटर्स का चलन बढ़ गया है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल है। ये जीवाश्म ईंधन जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में जाता है उसको रिड्यूस करने का, कन्वेंशनल एनर्जी यूज़ कीजिए, एनर्जी जो बाकी जो इंडस्ट्रीज़ में वगैरह जो कोयला वगैरह जलाते हैं जिसके वजह से पोल्यूशन ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो विंड मिल्स वगैरह होती है, इस तरीके के रिसोर्सेस अगर यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जलवायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए, तो कहीं हमें सोलर एनर्जी की ओर बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल, कन्वेंशनल एनर्जी का हमने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ यूज़ करना चाहिए, पवन चक्कियों की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। मेहता नागेंद्र जी से हम जानना चाहेंगे। मेहता जी, आपने बहुत विस्तार से बताया लोगों को क्या खतरे हैं हमारे पास, लेकिन क्या खतरे हैं आपने विस्तार से बताया। अगर हम निदान की बात करें तो किस तरह से निजात पाया जा सकता है इससे? धूल कण जो उत्सर्जित हो रहा है, ठोस कण है, वो भी विकिरण का टेम्परेचर लेकर के गर्म होता है, उससे भी टेम्परेचर। दूसरा, ओजोन परत जो हमारा है उसमें छिद्र हो रहा है, वो विकिरण को आने के लिए स्वीकृति देती है, उस छेद को भी बंद करना होगा। और जो टेम्परेचर आता था उसका रोकने का सबसे था हरित आच्छादन, ग्रीन कवरेज, जिसका कि हम कागज पर काम कर रहे हैं। चलिए, ग्रीन कवरेज, बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि ग्रीन कवरेज, पेड़ को लगाना। क्या लगता है प्रवीण जी, ग्रीन कवरेज कितना जरूरी है? ग्रीन कवरेज तो 80 के दशक से ही शुरू हुआ है, और रही सही बात कि क्या कागज पर है, क्या जमीन पर है, आज हम लोग इस पर चर्चा से थोड़ा बचेंगे। जागरूकता की बात है, और जागरूकता की बात यह है कि कोई भी चीज का अगर क्षेत्र है और उसके नागरिक इसके प्रति जागरूक हो जाएं, तो वो सबसे बड़ी चीज है। आज नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो रही है, उसके लिए जो है कि अपना देश आगे बढ़ रहा है। 2030 तक लगभग 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा हम लोगों को उत्पादन करना है। आज सभी सरकारें इस पर गंभीर हैं। बिहार सरकार में अगर बात किया जाए तो सिर्फ ग्रीन कवरेज को ही हम क्यों बात करें, अंडरग्राउंड वाटर लेवल का भी बात करेंगे। अंडरग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है, ग्रीन कवरेज से सिर्फ अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है कि ठीक नहीं होगा, डायरेक्ट हमको अंडरग्राउंड वाटर लेवल पर भी बात करना होगा, जिसके लिए
अटल भूजल योजना चलाया गया केंद्र स्तर पर, बिहार स्तर पर चलाया गया जल जीवन हरियाली अभियान। ये सारी चीजें कितनी कागज पर हैं, कितने फाइल पर हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन ऐसी चीजें जब सरकार गंभीर हुआ तो हम लोग इसको जाने, कहने के एक जागरूकता आ रही है, जागरूकता अभियान है। फैल रही है। दूसरी चीज है कि जलवायु परिवर्तन आज से नहीं हो रहा है और ये 2-4 साल में नहीं होता है। जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल में दिखाई देता है। सर ने जैसे बताया कि एसी ठंडा तो करता है लेकिन पीछे में 48 डिग्री टेम्परेचर छोड़ता है। क्या एसी का जो संख्या घरों में आज जो बढ़ गया है, क्या आज से 25 साल पहले उतना एसी था? नहीं था। लेकिन जलवायु परिवर्तन ने जब हमको मजबूर किया तब वहां पर गए। ठंडी के दिन में काफी ठंडी लग रही है, गर्मी के दिन में काफी गर्मी लग रहा है। जो व्यक्ति, स्वयं हम अपनी भी बात कर रहे हैं कि यही मई और जून का गर्मी हम बार बार मना रहे थे कब मानसून आएगा, कब मानसून आएगा, और मानसून भी आया 20 जून के बाद। अब रही सही बात कि लोगों को जागरूक होना, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने मां के नाम से एक पेड़ लगाओ, तो क्या 140 करोड़ जनसंख्या पेड़ लगाएगी? कुछ नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या 140 करोड़ लोग जनसंख्या पेड़ नहीं लगाएगी? ऐसा भी नहीं है, कुछ परसेंट लोग लगाएंगे। सहने सहने ही चलेंगे, लेकिन ऐसी जागरूकता की जरूरत है कि सरकार अपने नीतियों नियमों से भी काम करे और हम लोग अपने मानवता पहल को भी आगे बढ़ाएं, तभी हम लोग का जलवायु परिवर्तन से निजात मिल सकता है। सुनील जी, आप मौसम वैज्ञानिक हैं और उस दृष्टिकोण से किस तरह से निजात पाया जा सकता है? आप विज्ञान के दृष्टिकोण से थोड़ा प्रकाश डालें। मैं थोड़ा सा इसके पहले एक बताना चाहूँगा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से बेसिकली आप जो देखते हैं कि इसमें मौसम में ज़्यादा चेंजेस होते हैं। चेंजेस इन द सेंस कि सडनली क्लाइमेट चेंज होना, क्लाइमेट चेंज में जैसे फ्लडिंग आना, उसके बाद में हीट वेव होना और लाइटनिंग होना। तो अगर बिहार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपने ये तीनों चीज़ें देखी होगी। और अभी जो आंकड़े अभी आप अखबार में भी पढ़ते होंगे या फिर टेलीविज़न न्यूज़ में देखते होंगे कि लाइटनिंग के वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। मतलब यहाँ पे ऑन एन एवरेज ईयरली रफली अराउंड 271 लोग मरते हैं लाइटनिंग के वजह से। ये आंकड़े आपने पहले कभी देखे नहीं होंगे। आपने यहाँ पे देखा होगा कि फ्लड, ये आंकड़े बढ़ गए हैं। तो लाइटनिंग होना या फिर हीट वेव होना, हमारा एनालिसिस से भी काफ़ी मौतें हो, बिल्कुल। यहाँ पे आपने देखा है कि टेम्परेचर करीबन इस समर में बिहार, पटना का टेम्परेचर, पटना की अगर बात करते हैं तो ये रफली टच कर गया था 50s। आपने देखा होगा मई के समय पे या फिर जून के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में। ये हमारे IMD के आंकड़े हैं जहाँ से हम लोगों ने, मतलब हमारे पास में ये डेटाबेस है। तो इसमें काफ़ी लोगों की मौत हुई है, काफ़ी लोग डेथ हुए हैं। उसके बाद में लाइटनिंग का इफेक्ट आया प्री मानसून सीजन में, अभी भी लाइटनिंग के वजह से काफ़ी लोगों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो एनालिसिस किया हुआ है, ये एनालिसिस ऐसे बताता है कि ये जलवायु परिवर्तन की वजह से, बेसिकली बिहार की बात करते हैं तो फ्लडिंग के वजह से कम, लेकिन लाइटनिंग और हीट वेव की इफेक्ट की वजह से लोगों की ज़्यादा मृत्यु हुई है। तो ये कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन आपको दर्शा रहा है कि आप अगर नेचर के साथ में खेलेंगे तो नेचर आपको उल्टी मार ज़रूर मारेगा। तो ये हीट वेव और लाइटनिंग, ये इसी का इफेक्ट है। हीट वेव और लाइटिंग, इसके कारण मौतें हो रही हैं, लगातार मौतें हो रही हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, हम जानना चाहेंगे, प्रवीण जी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से कई बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। ये तो लाइटिंग की बात इन्होंने की, हीट वेव की बात इन्होंने की, लेकिन कई बीमारियों का भी जाल बढ़ता जा रहा है। वो कैसे इनसे संबंध रखता है जलवायु परिवर्तन, ये बताएं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित उस मुद्दे पर जब हम लोगों ने बात किया तो हम लोगों का सारा जो जीवन चल रहा है वो भोजन से चल रहा है, और भोजन के माध्यम से कई सारे ऐसे रोग हैं जो हम लोगों के पास आ रहे हैं। जैसे हमने कीटनाशी का बात किया जी, आज जलवायु परिवर्तन का ही देन है कि बिना समय का भी बहुत सारी सब्जियां मिल रही हैं। क्या वो सब्जियां अपने समय पर उत्पादित हुई? नहीं। उनको जो है कि या तो उनका जो मौसम है, उनका जो समय है, उनको डिस्टर्ब करके उनको उत्पादित किया गया। उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे खाद कीटनाशी का प्रयोग किया गया, उसके माध्यम से हमारे जो है कि ऊपर ये ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसको हमको खाना न्यूट्रिशन के लिए ठीक नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस पक्ष को हम एक बार और चर्चा करेंगे, अभी फिर से एक बार चर्चा करते हैं। यूनिसेफ जैसी संस्था ने कहा कि दक्षिण एशिया में लगभग 347 मिलियन बच्चे पानी की कमी से जूझ रहे हैं,
और लगभग उतना ही पानी मिल रहा है, लेकिन दूषित पानी से जूझ रहे हैं। इनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है जलवायु परिवर्तन से है कि भाई उनको इस तरीके का व्यवहार क्यों हुआ। और ये दोनों चीज़ें बचपन से ही जो है कि हम लोगों को रोग के आकोश में ले लिए, बढ़ते गए। हमारा जो है कि जो फूड ग्रेन्स का बात करेंगे वो भी अच्छे ढंग से नहीं मिल पा रहे हैं, क्वालिटी नहीं रहा है, क्वांटिटी मिल रहा है। और क्वांटिटी के लिए हम लोग जो है कि उस चीज़ों को लेकर के केमिकल, कीटनाशी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नेचुरल नहीं है, ये पूरी तरह से रोग का कारण है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आने वाले समय में खाद्य संकट पर आपने एक चर्चा किया था। आने वाले समय में खाद्य संकट और होने वाला है, क्योंकि मैं रिपोर्ट बेस्ड पर बात करता हूँ। एक रिपोर्ट में ही कहा गया कि 2050 तक 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर भूमि डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, मरुस्थलीकरण हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इसका संबंध दक्षिण एशिया और भारत से जोड़ा जा रहा है। और आने वाले समय में इसके कारण भूखमरी, गरीबी, जब ये सारी चीज़ें अगर हमको पर्याप्त नहीं मिलेगा तो फिर हम ऐसी चीज़ों को खाना पसंद करेंगे जो मुझे भूख को मिटाए। आने वाले समय में जब हम लोग को भोजन नहीं मिलेगा तो हम लोग को जो है कि मांस की तरफ जाएंगे। मांस में भी अगर अब जाएंगे तो फिर जो है कि वो नेचुरल नहीं है, इंजेक्शन है। इन सारी चीज़ों से हमारे बॉडी में एडॉप्ट होता है कुछ अवांछित चीज़ें जो हमको रोग की तरफ लेकर के जाता है। तो अवांछित चीज़ें हमें रोग की तरफ भी लेकर जा रही है। सुनील नारायण जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, पंछियाँ गायब हो रही हैं, चिड़ियाँ गायब हो रही हैं, गौरैया बहुत कम दिखती हैं, कौवे कम दिख रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? इसमें ऐसा है कि जलवायु परिवर्तन जो कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसी बेसिकली क्या होता है, कोई भी स्पीसीज या फिर आप अगर पंछियों की बात करते हैं तो इनको अगर रहना है तो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट या फिर टेम्परेचर या फिर प्रेशर इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि पुराने मतलब आप 20 साल पुरानी अगर बात करते हैं तो उस समय पे इतना ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो कुछ भी क्लाइमेट चलिए, कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने बताया कि जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण और जलवायु परिवर्तन के कारण किस तरह से इसका असर पड़ रहा है। और अभी हमें सचेत होने का वक्त है, हमारी पृथ्वी बचेगी तभी हम बचेंगे, और इसके लिए ज़रूरी है कि जलवायु परिवर्तन के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे बचा जाए। आप सभी इस चर्चा में आए और आप लोग सबों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, आप सबों का काफ़ी आभार। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह किसी खास मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार।